अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। एक गांव में पन्नालाल ज्वेलर्स नाम की एक प्रसिद्ध सोने चांदी की दुकान थी। ये दुकान बहुत पुरानी थी, जिस पर गांव वाले और उसके पूर्वज भी बहुत भरोसा करते थे। जब भी गांव में किसी की शादी होती या कोई त्योहार होता, पन्नालाल के यहाँ बने गहने ही लोग ज्यादा खरीदते। उसके यहाँ डिजाइन के कलेक्शन और सोने की क्वालिटी दोनों बहुत अच्छी होती। पन्नालाल भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं रखता, इसी कारण से लोग पन्नालाल की दुकान पे ज्यादा भरोसा करते थे। शादियों का सीजन था, इसलिए पन्नालाल की दुकान में कुछ लोग गहनों की खरीदारी कर रहे होते हैं। तभी विमला अपनी बहन सीमा के साथ वहाँ पहुँचती है। पन्नालाल बोलता है, कहिए बहन जी, क्या सेवा करूँ? सीमा बोलती है, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, आप गले का नेकलेस और पायल दिखा दीजिए। आप लोग बैठिए, मैं अच्छी अच्छी डिजाइन दिखाता हूँ। सीमा गहनों को देखते हुए बोलती है, सोने की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। अरे बहन जी, अब नई आई है इस गांव में, अपनी बहन बिमला से पूछे। यहाँ इनको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती, यहाँ शुद्ध सोना सही रेट पर देते हैं। पन्नालाल जी, हम जानते हैं आपके यहाँ के गहने खराब नहीं होते, तभी तो अपनी बहन को लेकर आई हूँ गहनों की खरीदारी करने। पन्नालाल मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, आप लोग डिजाइन पसंद कीजिए। विमला और सीमा गहनों की खरीदारी करके घर ले जाती है और अपनी बेटी कमला को दिखाती है। कमला बोलती है, डिजाइन तो बहुत अच्छा है मौसी, अच्छा किया आपने यही बुला लिया खरीदारी के लिए। हाँ, तो इस पे गहने बहुत जच रहे हैं। तभी विमला का पति बोलता है, अरे तुम लोगों का गहना देखना समाप्त हुआ तो आज खाना मिलेगा क्या? तभी कमला बोलती है, आ रही हूँ, अभी खाना देती हूँ, और गहने संभाल कर रख देती है। इधर पन्नालाल का काम अच्छा चल रहा था। गांव के साथ साथ उसके रिश्तेदार भी पन्नालाल के साथ खरीदारी करने आने लगे। पास के गांव में ही गंगाराम नाम का सुनार था। गंगाराम और उसकी पत्नी दोनों बड़े लालची स्वभाव के थे। गंगाराम गांव-गांव घूमकर लोगों के पास जाता और सोने चांदी से बने आभूषण लोगों को बेचता था। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया कि शुद्ध सोना इतने कम रेट में मिल रही है, क्योंकि सभी पन्नालाल से सोना खरीदते थे। एक दिन गंगाराम उसी गांव में घूम रहा था, तभी उसे पता लगा कि गोपी के घर में शादी होने वाली है। तभी वो गोपी के घर पहुंच गया और वहां शादी की तैयारी देखकर पूछा, क्या बात है गोपी भैया, किसकी शादी की तैयारी चल रही है? गोपी बोला, बिटिया की शादी होने वाली है, उसी की तैयारी चल रही है। गंगाराम बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, बिटिया के लिए गहने नहीं खरीदोगे? गोपी बोला, हाँ, कल हम लोग पन्नालाल की दुकान जाने वाले हैं गहनों की खरीदारी के लिए। गंगाराम बोला, भैया आप कहे तो मेरे पास एकदम शुद्ध सोने चांदी से बने जेवरात हैं, मैं अभी दिखाता हूँ। गोपी बोला, रहने दो गंगाराम, हम लोग पन्नालाल से ही गहने लेते हैं, हमें किसी और पर भरोसा नहीं है। गंगाराम बोला, अरे भैया देख लो एक बारी, ऐसा सोना कहीं नहीं मिलेगा, देखने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं। गंगाराम के बार बार बोलने पे गोपी भी बेमन से ही गहना देखने के लिए राजी हो गया। लेकिन जैसे ही गंगाराम ने गहने निकाले, गहनों की चमक देख के गोपी भी खुश हो गया। गंगाराम ने बोला, अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप किसी से भी चेक करवा सकते हैं। अरे भैया पूरे 22 कैरेट का सोना दे रहा हूँ, इतने कम में पूरे गांव में कोई नहीं देगा। गोपी को भी गंगाराम की बातों पे भरोसा हो गया। गोपी ने भी गहने बनाने का ऑर्डर दे दिया। तभी विमला और पास की कुछ औरतें भी वहां आ गई और गहने देखकर बोलने लगी, गंगाराम का सोना तो सच में बहुत अच्छा है। गोपी से ऑर्डर लेकर गंगाराम भी खुशी खुशी घर पहुंचा और पत्नी से बोला, आज गहने का बड़ा ऑर्डर मिला है, बहुत कमाई होगी। असल में गंगाराम लोगों को दिखाने के लिए सैंपल में अच्छी क्वालिटी का सोना रखता, जिसका रेट बाजार में ज्यादा होता, लेकिन लोगों को उसी रेट पे खराब क्वालिटी वाले सोने का गहना बनाकर देता। इसी तरह गंगाराम का काम अच्छा चलने लगा। बाकी गांव वाले भी उसी सैंपल वाले गहने को देखकर गंगाराम से गहने खरीदने लगे। विमला ने भी कुछ गहने अपनी बेटी के लिए गंगाराम से ही खरीद लिया। गंगाराम घर जाकर पत्नी से बोलता है, आजकल गहनों के बहुत ऑर्डर मिल रहे हैं। उसकी पत्नी बोली, इसी तरह गहनों का ऑर्डर मिलता रहा तो हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे और जल्दी ही बड़ा दुकान बन जाएगा। अच्छा बेवकूफ बनाया लोगों को। उधर
पन्ना लाल के ग्राहक बहुत कम हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था ग्राहक जा कहाँ रहे हैं, जबकि मैं उचित मूल्य पे अच्छा सोना देता हूँ, फिर भी लोग कम आ रहे हैं। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन गुस्से में गोपी की बेटी का ससुर आता है और गोपी से बोलता है, अरे नहीं देने का मन था तो नहीं देते गहने, ऐसे ही विदा कर देते अपनी बेटी को। इतने खराब क्वालिटी का सोना देने की क्या जरूरत थी। गोपी ने जैसे ही गहनों को देखा वो भी आश्चर्य में पड़ गया और बोला, नहीं नहीं, मैंने ये सोना नहीं दिया है, मैंने खुद अच्छे दाम देकर अच्छी क्वालिटी का सोना खरीदा था। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसने गुस्से में गोपी को गहने वापस कर दिए और चला गया। इसी तरह विमला के बेटी की ससुराल से भी यही शिकायत आई। विमला भी ये सुनकर हैरान हो गई। विमला की बहन सीमा ने बोला, लेकिन मेरी बेटी के यहाँ से तो कोई शिकायत नहीं आई है। तुमने भी तो वहीं से सोना लिया होगा। विमला बोली, नहीं, तुम्हारे गहने हमने पन्ना लाल की दुकान से लिया था, लेकिन मेरी बेटी के गहने हमने गंगाराम से लिया। इतना अच्छा सोना था, चेक भी करवाया था, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। इसी तरह एक एक करके जिसने भी गंगाराम से सोना लिया था सभी का सोना खराब होने लगा। अब सभी गांव वाले सोना लेके पन्ना लाल के पास पहुँचे और पन्ना लाल को सारी बातें बताई। पन्ना लाल गहनों को चेक करके बोला, गंगाराम ने आप सभी को लूटा है और ज्यादा दाम में सबसे खराब क्वालिटी का सोना देकर चला गया। ये सब सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है। उसी में से एक आदमी ने बोला, गंगाराम को सजा मिलनी चाहिए, उसने पूरे गांव वालों के साथ धोखा किया है। हमने पन्ना लाल जैसे विश्वासी आदमी को छोड़कर उस पर विश्वास किया। पन्ना लाल के साथ मिलकर सभी ने पुलिस को सारी सच्चाई बताई और गंगाराम को गिरफ्तार करवा दिया और पन्ना लाल को धन्यवाद दिया और बोला, आपकी वजह से हम लोग गंगाराम को गिरफ्तार करवाने में कामयाब हुए हैं। आज के बाद किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे और आपके दुकान से ही सोना खरीदेंगे। अब पन्ना लाल का भी दुकान पहले की तरह चलने लगा और गांव वाले भी खुशी खुशी रहने लगे। एक शहर में करण नाम का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसके पापा अच्छे पोजीशन पे प्राइवेट नौकरी करते थे और माँ घर संभालती थी। अच्छे पैसे होने के कारण वो करण को अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। करण भी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन करण अपने मम्मी पापा के व्यवहार से कभी खुश नहीं रहता था, क्योंकि हर छोटी छोटी बात पर वो आपस में लड़ने लगते थे और किसी भी बात पर करण को समझाने की जगह जोर जोर से डांटने लगते थे। इसलिए उसका घर में भी मन नहीं लगता था। कुछ समय खिलौनों के साथ खेलने के बाद पास के पार्क में दोस्तों के साथ खेलने चला जाता। जरा सी देर होने पर माँ बाहर आकर चिल्लाने लगती, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, पूरे दिन खेलता रहता है। करण भी घर आकर पढ़ने बैठ जाता। करण को अक्सर ड्राइवर के साथ स्कूल भेज दिया जाता, जबकि बाकी दोस्त अपने मम्मी पापा के साथ आते थे। ये देखकर उसे भी अपने मम्मी पापा के साथ स्कूल आने का मन होता, लेकिन वो अक्सर किसी न किसी काम में व्यस्त होते। ये देखकर करण सोचता है, मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं है, और दुखी हो जाता है। एक दिन करण की क्लास टीचर गर्मी छुट्टी का अनाउंसमेंट करती है और बहुत सारा होमवर्क देती है। करण और बाकी बच्चे खुशी के साथ घर जाते हैं। घर जाकर सबसे पहले अपनी माँ से बोलता है, माँ, आज मेरे स्कूल में गर्मी छुट्टी शुरू हो गई है, इस बार हम कहाँ घूमने जाएंगे? माँ बोलती है, पापा को घर आने दो, इस बारे में बात करती हूँ। करण भी ड्रेस बदल कर खुशी के साथ पार्क में खेलने चला गया। जब रात को सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी उसकी माँ बोलती है, कल से करण की गर्मी छुट्टी शुरू हो रही है, इस बार हमें किसी हिल स्टेशन जाने का प्लान करना चाहिए। तभी उसके पापा बोलते हैं, इस बार ऑफिस में बहुत काम है, हम कहीं नहीं जा रहे घूमने। ये सुनकर करण उदास हो जाता है। तभी उसकी माँ गुस्से में बोलती है, काम तो हमेशा रहता है, तो हम घूमना छोड़ दें? उसके पिता बोलते हैं, तो मैं काम करना छोड़ दूं? उसकी माँ बोलती है, तुम छुट्टी नहीं ले सकते? उसके पिता बोलते हैं, नहीं ले सकता, वैसे भी पिछली बार इसके होमवर्क कंप्लीट नहीं हुए थे, इसलिए ये घर पर ही पढ़ाई करेगा। इस पर दोनों की बहस शुरू हो जाती है। करण दोनों को लड़ता छोड़कर अपने रूम में चला गया और रोने लगा। कहीं ना जाने की वजह से दुखी मन से थोड़ा बहुत होमवर्क पूरा करता है और पूरे दिन पार्क में उदास बैठा रहता। इसी तरह
गर्मी छुट्टी भी खत्म हो गई। करण जब स्कूल गया तो उसने देखा सभी बच्चे खुशी से अपनी छुट्टी की बातें कर रहे थे, लेकिन करण के पास कुछ बताने को नहीं था, इसलिए वो गुमसुम बैठा रहता। धीरे धीरे करण की पढ़ाई में रुचि कम होने लगी और उसका परफॉर्मेंस भी खराब होने लगा। परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से करण के फाइनल एग्जाम में भी कम मार्क्स आए और उसने डर की वजह से घर पर अपने रिजल्ट के बारे में किसी को नहीं बताया। एक दिन करण के पिता ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी उसका एक दोस्त मिठाई बांट रहा था। उसका बेटा भी करण के साथ ही पढ़ता था। तभी करण के पिता ने पूछा, अरे भाई, किस खुशी में मिठाइयाँ बांटी जा रही है? उसने बोला, मेरा बेटा फर्स्ट आया है और मैंने सुना है करण के मार्क्स बहुत खराब आए हैं। उसके पापा धीरे से बोले, मुझे नहीं पता। घर पहुंचते ही गुस्से में करण से मार्कशीट लिया और देखते ही उस पर चिल्लाने लगे और बोला, इतने खराब मार्क्स क्यों आए हैं? आज से घूमना खेलना सब बंद। माँ भी करण को आश्चर्य से देखती है। गुस्से में करण के मम्मी पापा फिर लड़ने लगते हैं। अगले दिन करण के स्कूल में सभी टीचर्स की मीटिंग होती है और मीटिंग में ये फाइनल होता है कि इस बार के एनुअल फंक्शन में सभी बच्चों की परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स को देते हैं। पेरेंट्स जानते हैं उनके बच्चे की रुचि किस चीज़ में ज़्यादा है। इस तरह वो बेहतर तरीके से अपने बच्चों को प्रोग्राम के लिए तैयार कर पाएंगे। सभी बच्चों को ये नोटिस दिया जाता है और बोला जाता है कि एनुअल फंक्शन में सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ ही आएंगे। करण अपने घर की हालत को देखकर इस बारे में घर पर कुछ नहीं बताता है और ना ही प्रोग्राम के लिए किसी प्रकार की तैयारी करता है। इसी तरह समय बीतता गया और एनुअल फंक्शन का दिन भी आ गया। सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ स्कूल आते हैं। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू हो गया। सभी बच्चे अपनी अपनी तैयारी के अनुसार परफॉर्म करने लगे। कुछ बच्चों ने गाना गाया, किसी ने डांस तो किसी ने ड्रामा किया। बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस देखकर टीचर भी बहुत खुश थे। बच्चे भी खूब उत्साह के साथ परफॉर्म कर रहे थे। सभी बच्चों के बाद अब करण की बारी आती है। जब उसे स्टेज पे बुलाया गया तो वो सोचने लगा, मैं क्या परफॉर्म करूं? उसने कुछ भी तैयारी नहीं की होती है। उसके माता पिता और टीचर सभी हैरानी के साथ उसे देखने लगे और मन ही मन ये सोचने लगे, यहाँ भी बिना तैयारी के पहुंच गया। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी एक दोस्त के साथ मिलकर अपने मम्मी पापा के घर पर होने वाले झगड़े वहाँ परफॉर्म करने लगा और हूबहू वही बातें दोहराने लगा जो वो रोज सुनता था। ये देखकर उसके माता पिता बहुत शर्मिंदा हुए। टीचर भी उनकी तरफ हैरानी से देखने लगे। दोनों ने शर्म से अपना सर नीचे कर लिया। प्रोग्राम खत्म होते ही सभी बच्चे घर जाने लगे, लेकिन करण के माता पिता को ऑफिस बुलाया गया। ऑफिस में जाते ही प्रिंसिपल ने पूछा, कैसा लगा अपने बच्चे का परफॉर्मेंस? ये सुनकर दोनों शर्म से नजरें झुका लेते हैं। तब प्रिंसिपल बोलती हैं, आपको पता भी है आपके बच्चे की क्लास परफॉर्मेंस कितनी खराब हो गई है? ना ही ठीक से पढ़ाई करता है, ना ही किसी से कुछ बोलता है और इस सब के जिम्मेदार आप दोनों हैं। आपके आपसी झगड़े इतने हैं, आप लोग खुद को नहीं संभाल पाते, बच्चे को क्या संभालेंगे? आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं उसका एडमिशन कैंसिल कर रही हूँ। आज से आप उसे अपने पास रखिए। यह सुनकर करण के माता पिता प्रिंसिपल से माफी मांगते हैं और बोलते हैं, अब हम दोनों मिलकर करण का अच्छे से ख्याल रखेंगे। आपको कभी भी दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल मैडम का भी गुस्सा शांत हो जाता है। उसके बाद करण और उसके माता पिता सभी घर चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर कभी करण के घर में झगड़े नहीं होते और इस बात से करण बहुत खुश होता है।